हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और हम कर रहे थे क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। और आज हम शुरुआत करेंगे उसका लेक्चर नंबर 3। क्या करेंगे आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रिलेशंस। जी हाँ, रिलेशंस। क्लियर? सो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को। और सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। क्लियर? चलिए देखते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा आज, या फिर आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे लेक्चर में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स या टू और मोर सेट्स और ऑर्डर पेयर का बहुत यूज़ करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। सो अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर में कोई दिक्कत है, आपको उनमें कोई प्रॉब्लम है, सो सबसे पहले उनको समझ लीजिए। क्या है? सो लेक्चर नंबर 1 में मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर सब कुछ किया है, बल्कि प्लस उनके कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं। क्लियर? सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पहले उसे क्लियर कर लीजिए अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आते। और अगर आते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की। सो लेट कर लेता हूं मैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स। क्लियर? सो ए और बी दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स हैं और आर जो है वो एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? फ्रॉम ए टू बी। इसे कैसे पढ़ेंगे? आर रिलेशन, रिलेशन एक सेट ही होगा, अभी मैं बताऊंगा। जो होगा रिलेशन कहां से कहां होगा? ए सेट से बी सेट से। सो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? सो यहां लिख देता हूं मैं, आर इज अ रिलेशन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? सो ए से बी तक का जो रिलेशन, उसे आप कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ये रिलेशन है क्या? ध्यान दीजिएगा। पहली चीज अगर मैं रिलेशन के बारे में बताऊं, ये जो रिलेशन होगा ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी के। ये जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी के। मतलब ये एक सेट होता है। ये कैसा सेट होता है? ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। क्या होते हैं? सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर ऑर्डर पेयर हैं जो ए और बी सेट के एलिमेंट से बनते हैं, तो इसके अंदर भी क्या होंगे? ऑर्डर पेयर होंगे। मतलब ये भी सेट कैसा होगा? ऑर्डर पेयर। इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे? ऑर्डर पेयर होंगे। क्लियर? कैसे होंगे? ऑर्डर पेयर होंगे। ये बात हम क्लियर हो गई। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें ए क्रॉस बी की, तो क्या डेफिनेशन थी? ए क्रॉस बी की डेफिनेशन ये थी कि इसके अंदर एक ऑर्डर पेयर आएगा विच इज ए कॉमा बी, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन ये थी कि जो ए है वो कैपिटल ए मींस पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा, और जो बी है वो बी को बिलोंग करेगा। ये ए क्रॉस बी की डेफिनेशन थी। क्लियर? जिसके अंदर सिर्फ ये एक छोटी सी कंडीशन आ रही थी कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है जिसका पहला मेंबर पहले सेट को बिलोंग करे और दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर को बिलोंग करे, तब ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो इस सारे सेट के मींस ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे। लेकिन क्या रिलेशन की यही डेफिनेशन होगी? नहीं। देखो जरा रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी। अगर आर ये है मींस आर रिलेशन आर है, तो उसके डेफिनेशन में हल्का सा चेंज आएगा। वो हल्का सा वैसे हल्का सा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं चेंज क्या है। रिलेशन ये होगा, मतलब इस सेट की रिलेशन की डेफिनेशन ये होगी कि इसके अंदर भी ऑर्डर पेयर आएंगे। जो ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर पेयर है वो इसके अंदर भी आएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज ये होगी कि जो ए होगा मींस फर्स्ट मेंबर जो होगा इस ऑर्डर पेयर का इज रिलेटेड टू बी। उसका बी से कोई क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। क्लियर हुई मेरी बात? मीन्स ए और बी में कोई भाईचारा होना चाहिए, कोई इनके बीच में कोई रिश्ता होगा, भाईचारे का, भाई बहन का, या माँ बाप का, पति पत्नी का, जो भी रिश्ता होगा वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। क्लियर? लेकिन इतना समझ लो कि कोई रिश्ता होगा, कोई रिलेशन होगा। वो रिलेशन ही यहां से आया, उस रिलेशन को ही सेट। सो अगर ऑर्डर पेयर्स में आप रिलेशन देख रहे हैं तो जनरली आप ए क्रॉस बी में नहीं है। अब ए क्रॉस बी की तो कंडीशन वही थी।
लेकिन अब आप कहाँ आ गए, रिलेशन में। लेकिन एक चीज और है इसके अंदर, याद रखिएगा, एक चीज और है कि जो ए है वो ए को ही बिलोंग करेगा और जो बी है वो बी को ही बिलोंग करेगा। ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाएंगे, वो यही रहेंगे। तो ये है आपकी रिलेशन की डेफिनेशन। यह आपकी रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आया। सो ए क्रॉस बी की कंडीशन क्या थी, ए क्रॉस बी ये था कि ए एक एलिमेंट है और बी एक एलिमेंट है। उनके एलिमेंट, सॉरी ए एक सेट है, सॉरी, और बी एक सेट है, और उनके एलिमेंट से हमने क्या बनाया, ए क्रॉस बी बनाया, जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उनके ऑर्डर स्पेयर में कोई रिलेशन नहीं था, सिर्फ ये कंडीशन फॉलो हो रही थी। लेकिन अगर आप रिलेशन बना रहे हैं तो इसके वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिनमें ये कंडीशन भी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी लेकिन ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। मींस ए बी का रिलेशन होगा, उन दोनों के बीच में कोई भाईचारा होगा। क्लियर हुई मेरी बात। तो ये है हमारी डेफिनेशन रिलेशन की। क्लियर। एक दो चीजें और मैं आपको बता दूं उसमें, हटा दूं यहाँ से, नोट कर लिया। चलिए एक दो चीजें और देख लीजिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है लिखने का तरीका कि कैसे लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक ऑर्डर पेयर है जो बिलोंग कर रहा है आर को, ये एक ऑर्डर पेयर है जो बिलोंग कर रहा है आर को, आर मीन्स रिलेशन, याद रखिएगा अब इसे। तो इसका मतलब ये हुआ, वी से दैट, हम ये कह सकते हैं, हमें हक है पूरा कि ए जो होगा इज रिलेटेड टू बी। अगर ये ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग कर रहा है, आर सेट है, क्लियर, तो इसका मतलब हमें पूरा पूरा हक है कि हम ये कह सकते हैं कि जो ए है मींस जो पहला मेंबर है वो बी से क्या है, रिलेटेड है। इन दोनों के बीच में कोई भाईचारा है। क्लियर। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो हम ये भी कह सकते हैं, वी से दैट, कि ए जो होगा is not related to B, कि वो B से कोई रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हुई मेरी बात। चलिए अब सवाल ये आता है कि यार बार बार ये इतना बड़ा लिखेंगे, A is not related to B, A is related to B, सो इसे थोड़ा शॉर्ट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। देखो जरा, A बनाया, फिर उसके बाद R और उसके बाद B। क्लियर। सो ये जो इज रिलेटेड टू है ये इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही है कि ए इज रिलेटेड टू बी। क्लियर हुआ। इसका मतलब ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहा है, आर रिलेशन को। उसी तरीके से अगर आप इसे लिखें तो इसे आप कैसे लिखोगे, देखो ए लिखोगे, फिर आर बनाओगे, फिर बी बनाओगे, उसे आर को कैंसिल कर दोगे क्योंकि ए बी से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब वो रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर हुई मेरी बात। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एक छोटा सा नोट आपको और दे देता हूं मैं आपकी प्यारी सी नोटबुक के लिए, इसे लिख लिया। चलो एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर। चलो एक नोट करके लिख लो, नोट। क्लियर, नोट करके लिख लो। नोट करके देखो क्या लिखना है। लिखना ये है कि अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, अगर ए कॉमा बी कोई एक ऑर्डर पेयर है जो आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए रिलेटेड है बी। अब हम समझ गए हैं कि अगर ये ऐसे है तो ये होगा। क्लियर। तो ये जो ये एलिमेंट होता है ना, ये क्या है, सेकंड एलिमेंट या फिर आप कह सकते हैं सेकंड मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। ये सब आप जानते ही हैं, लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्लियर करा है। यहां पर छोटी सी बात क्या है, देखो छोटी सी बात ये है कि फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर ये तो हम ऑर्डर पेयर को कहते ही हैं। क्लियर। मींस ये फर्स्ट मेंबर है सेकंड मेंबर, चाहे वो कार्टेशियन के अंदर हो चाहे वो रिलेशन के अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिलेशन के अंदर एक छोटा सा फर्क पड़ जाता है। फर्क क्या, फर्क ये है कि ये जो सेकंड, अगर ये कंडीशन आपको मिल गई कि आर ए जो है वो बी से रिलेटेड है,
अगर एक ऑर्डर पेयर है और उसका पहला मेंबर सेकंड मेंबर से रिलेटेड है, इन दोनों के बीच में कोई भाईचारा है, कोई रिश्ता है, तब ये जो सेकंड मेंबर होगा ना, इसको इसकी इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ रिलेशन में होता है। क्लियर? सो अगर ए आर के रिलेटेड है, तब आप कह सकते हैं देन सेकंड मेंबर, जो सेकंड मेंबर या एलिमेंट आप कह सकते हैं इसे, इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट मेंबर। इमेज ऑफ फर्स्ट मेंबर। तो ये एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस नोट की मदद से। क्लियर हुई? क्लियर हुई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका? क्लियर? सो ये हम रिलेशन में देखते हैं कि इसका जो सेकंड, अगर ये चीज मिलेगी, याद रखना ये चीज होनी चाहिए, रिलेशन होना चाहिए ऑर्डर पेयर के दो एलिमेंट्स के बीच में। और अगर ये हो जाता है तो ये जो सेकंड एलिमेंट होगा ना, एलिमेंट कह लो या मेंबर कह लो, ये पहले वाले का क्या होगा? इमेज होगा। क्लियर? चलिए, सो ये रिलेशन की डेफिनेशन थी। ये छोटी छोटी चीजें जो हम यूज करेंगे लिखने वक्त, और ये एक छोटा सा नोट। अब अगेन यार, मैथ्स में हम डेफिनेशन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन रहती है माइंड में, और उस कन्फ्यूजन को कौन दूर करता है? हमारा प्यारा सा एग्जाम्पल खत्म करता है। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर? सो चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया सा मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये हो गया, हटा दो उसको। हो गया, नोट कर लिया? चलें हटा दें। चलो, हाँ, तो एक एग्जाम्पल देखें। ठीक है, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा आपको। चले भाई, देखिए, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, क्योंकि रिलेशन की बात आ रही है तो हम अपनी लाइफ का कोई रिलेशन देख लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्त थे। क्या? तो एक दोस्त था बंटी, बंटी जो बंटू ले लो चलो, और एक था छोटू। छोटू की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, ये होती है ना। हाँ, क्लियर? सो दो दोस्त थे, एक था बिंटू, एक था छोटू। दोनों ही दोस्त बहुत अच्छे थे, दोनों फिर बड़े हुए, अच्छी तरीके से उन्होंने एक साथ पढ़ाई करी, बचपन के दोस्त थे। अब बड़े हो गए, जॉब लग गई, अब क्या करनी है? शादी करनी है, सीधी सीधी बात है। क्लियर? सो इसने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करी। लेट कर लेते हैं प्रिया। क्लियर? लेट कर रहा हूँ मैं किसी का नाम नहीं ऐसे नहीं कर रहा। क्लियर? और इसने मान लीजिए एक और बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करी, रिया। क्लियर? सो ये हमारे दो कपल बने। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं। मैं एक सेट बना रहा हूँ ए, जिसके अंदर सिर्फ मैन आएंगे। तो मीन्स बिंटू आएगा, चिंटू आएगा, तो बी फॉर बिंटू, सी फॉर चिंटू। ठीक है? अब मैं एक सेट बना रहा हूँ, इसे एक काम करो, क्योंकि बी यहाँ पर है तो इसे एक्स ले लो और इसे वाई ले लो। तो वाई एक सेट बना रहा हूँ गर्ल्स का, क्या मीन्स वुमेन्स का। तो इसके अंदर पी फॉर प्रिया आएगी और आर फॉर रिया आएगी। ये हो गया। क्लियर हुई मेरी बात? अब आपको क्या, मैं अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये दो सेट तुम्हें मैंने दे दिए, तो इसका कार्टेशियन वर्ड निकालो जरा। एक्स क्रॉस, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा। ये एक्स है, फिर उसके बाद ये कार्टेशियन, और फिर ये वाई। ठीक है? कंफ्यूज मत हो जाना। सो करो जरा, बी पी बी आर। मैं बता चुका हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्लियर, पहले लेक्चर में, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये बनेगा। क्लियर? सो अगर आप इस सेट को ध्यान से देखें, कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है कि पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट का होगा। देखो एक्स पहला सेट है तो बी है, बी और सी है, सी। क्लियर? और दूसरा वाला जो एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का, वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। हमने कंडीशन तो फॉलो करी, जो एक्स की कार्टेशियन वर्ड की डेफिनेशन थी वो हमने फॉलो करी। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या इनका मीनिंग निकल रहा है? अगर आप इस सेट को देखें तो इसमें हम क्या बना रहे हैं? सिर्फ पेयर बना रहे हैं, एक मैन और एक वुमेन, एक मैन और एक वुमेन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हस्बैंड वाइफ है या दोस्त है, कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक कपल बना, एक पेयर बनाया जा रहा है, नॉट कपल, एक पेयर बनाया जा रहा है। एक मैन एक वुमेन, एक मैन और एक वुमेन। मीन्स कितने पेयर बन सकते हैं इन चार एलिमेंट से? तो इतने पेयर बन सकते हैं। बी पी मीन्स बिंटू प्रिया का एक पेयर बन सकता है,
बिंटू रिया का भी एक पेयर बन सकता है, क्लियर। और चिंटू या चिंटू छोटू जो भी है, छोटू प्रिया का भी वो एक बन सकता है, और छोटू रिया का भी एक पेयर बन सकता है, क्लियर। सो इन डेफिनेशन को तो फॉलो करा, लेकिन यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप रिलेशन निकालें इसका, और रिलेशन आपको ये गिवन है कि जो पहला एलिमेंट होगा, मीन्स रिलेशन आपको ये गिवन है ए कॉमा बी, एक ऑर्डर पेयर हो इसके अंदर, और जो पहला मेंबर हो इज अ हस्बैंड ऑफ बी। अगर ये आपको दिया हो रिलेशन और ये डेफिनेशन दी हो, तब आप कौन से ऑर्डर पेयर लिखोगे इसके साथ देखो जरा। तब आप इसके अंदर ऑर्डर पेयर लिखोगे बी पी सी आर, सिर्फ यही दो ऑर्डर पेयर लिखोगे, क्या सिर्फ यही दो ऑर्डर पेयर लिखोगे? क्यों? क्योंकि यही दो ऑर्डर पेयर होंगे जो इस रिलेशन को, सॉरी इस रिलेशन की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। क्योंकि बी प्रिया का हस्बैंड है और उसके बाद चिंटू रिया का हस्बैंड है, इसीलिए यही दो ऑर्डर पेयर आएंगे और इनका रिलेशन भी बिल्कुल सटीक बैठता है, और बाकी दो नहीं आएंगे। क्लियर हुई मेरी बात? रिलेशन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझ में आया? उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं आप इस सेट को देखो और इस सेट को देखो, क्लियर। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस सेट को देखो और इस सेट को देखो, तो क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है बताओ मुझे? साफ साफ नजर आ रहा है कि जो R है वो सबसेट होगा X क्रॉस Y। ये होगा आपका कंडीशन, क्योंकि रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन का, जो मैंने आपको बताया, और ये है आपका रिलेशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? आसान सा एग्जांपल था, एक नॉर्मल एक ऐसा एग्जांपल जो आपको दिमाग में याद रहे कि अबे हाँ यार चिंटू की उसको ऐसे करके। क्लियर? सो क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा मैथ्स का एग्जांपल ले लेते हैं। क्लियर? थोड़ा हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई हटा दें। चलिए, वैसे इसे नोट करने की जरूरत नहीं थी, ये समझाने के लिए था। या तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको रिलेशंस दिए होंगे, जैसे इसमें दिया गया था कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो बताओ रिलेशन निकालो। या फिर कभी कभी आपको रिलेशन दिए भी नहीं होंगे, आपको दोनों सेट्स में रिलेशन निकालने होंगे। क्लियर? तो जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है कि ए एक सेट है 4,16,25 और बी एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? सो ये एक सेट है और ये ए और बी दो सेट है। आपको रिलेशन निकालना है। क्लियर? सो आपको रिलेशन निकालना है फ्रॉम ए टू बी। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन कहां से कहां है। फ्रॉम ए टू बी है, बी टू ए नहीं है, क्योंकि अगर आप ए टू बी करते हैं तो ऑर्डर पेयर क्या आएंगे? ए कॉमा बी। और अगर आप बी टू ए करोगे तो ऑर्डर पेयर क्या आएंगे? बी कॉमा ए। आगे बताऊंगा, उसे इनवर्स रिलेशन कहते हैं, आगे बताऊंगा। अभी इधर ध्यान दीजिए। क्लियर? तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रिलेशन की डेफिनेशन आपको दी गई है कि इसके अंदर ऑर्डर पेयर होंगे ए कॉमा बी, जहां पर ए जो होगा इज स्क्वायर ऑफ बी, वो बी का स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर? जो ए है वो बी का स्क्वायर होना चाहिए। एक और चीज कि ए को बिलोंग करना चाहिए और बी को। मीन्स पहला एलिमेंट जो होगा वो पहले ही सेट को बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे ही सेट को बिलोंग करेगा ऑर्डर पेयर का। याद रखना इस बात को। आप बनाओ जरा रिलेशन बनाओ। क्लियर? कोशिश करो खुद बनाने की, और बन भी गए होंगे यार, बहुत आसान सा है। बन गए? चलो देखो कौन कौन से आएंगे। देखो उसने कहा है कि इस सेट का पहला एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट जो इसका स्क्वायर हो। मीन्स स्क्वायर रिलेशन आ गया यहाँ पर, स्क्वायर एक रिलेशन है। अब आपको सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है कि सारे ऑर्डर पे निकालोगे और फिर देखोगे, नहीं। आपके पास इसी जो इस रिलेशन को, इस डेफिनेशन को फॉलो कर जाए उसे पकड़ो। देखो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। सो मीन्स एक ऑर्डर पेयर बना आपका 4,2। उसके बाद आपका बनेगा 4,16 और उसके बाद बनेगा आपका 25,5। थोड़ी सी गलती कर दी ना मैंने, हाँ ये गलती कर दी मैंने, सॉरी। 16,4 ना, 16,4।
तो ये आपका बनेगा रिलेशन। क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ गया ना? क्लियर? चलिए ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं आसानी से, रिलेशन को कैसे निकालना है वगैरह वगैरह। क्या? अब एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा नोट, एक और नोट मैं आपको देने वाला हूँ। अब हटा दो। कैसे? एक छोटा सा नोट आपकी नोटबुक के लिए, लेकिन ये छोटा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में। क्लियर? जैसे एनडीए के एग्जाम्स पे ये मैंने डायरेक्ट देखा है कि ये जो मैं बताऊंगा आपको, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। पहले बता देता हूँ है क्या। लेट कर रहा हूं मैं कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। क्लियर? मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ए और बी दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? लेट से पी नंबर है और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? क्यू। ठीक है। आपने इसका ए क्रॉस बी निकाला, इनका क्या निकाला? ए क्रॉस बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? कोई बताएगा मुझे? बता सकते हो? लेक्चर नंबर 1 में मैंने बता रखा है, अगर दो सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? एन ए इंटू एन बी। मतलब एन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? पी क्यू के। ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कार्टेशियन नहीं पढ़ा, मैं रिलेशन पढ़ा रहा हूँ। अब ध्यान देना, जरा ध्यान देना बहुत ध्यान से। इतनी बात तो समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है। जो रिलेशन है, अगर एक रिलेशन है जो ए से बी तक है, मीन ए से बी है, तो वो जो रिलेशन बनेगा यहाँ पर वो ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो सवाल ये आता है कि अगर ये एक ए क्रॉस बी है तो इस ए क्रॉस बी से कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं? कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं? अगर ए क्रॉस बी एक सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उस सेट में से कितने रिलेशन बन सकते हैं? बताओ जरा, बहुत आसान है, सेट थ्योरी का यूज होगा यहाँ पर। कितने रिलेशन बन सकते हैं यार, बताओ। ए क्रॉस बी एक सेट है तो उसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं? वाई बताओ कितने? क्यों सॉरी क्यों कह रहा हूं, कितने? हाँ समझ में आया? देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्लियर? अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। जैसे कि आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी ए जो है वो सबसेट होता है बी का, और कोई एक सेट है ए, क्लियर? कोई एक सेट है, मान लो सी कोई एक सेट है, तो आप उसके नंबर ऑफ सबसेट निकालना जानते हो। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना जानते हो। कैसे? क्या फॉर्मूला था? 2 की पावर n। n यहां पर क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी। मतलब अगर कोई एक सेट ए है और उसके मान लीजिए एलिमेंट n है, उसके एलिमेंट n है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते थे? 2 की पावर n, जिसे आप पावर सेट कहते थे। जिसे आप क्या कहते थे? पावर सेट। पावर सेट नहीं बनाते थे आप कि 5 फिर 1 फिर 2 फिर 3, फिर उसके बाद पेयर बना 1,2 1,3, फिर उसके बाद जो पूरा वो सेट था फिर वो खुद का खुद एक अपना ही सबसेट होता है। मीन्स एक सेट के पॉसिबल सबसेट्स जनरली क्या होते हैं? पावर सेट। क्लियर? मैंने पावर सेट क्लियर करा है। क्लियर? सो उसका भी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको पावर सेट में कोई प्रॉब्लम है तो। क्लियर? सो पावर सेट मीन्स नंबर ऑफ सबसेट्स। क्या फॉर्मूला था? 2 की पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट जिस सेट का आप सबसेट निकाल रहे हैं। अब आप यहां पर किस सेट का सबसेट निकाल रहे हैं? इसका निकाल रहे हैं। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? पी क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सबसेट्स कितने बन सकते हैं? क्लियर? सो अगर मैं इसे हटाऊं, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं? 2 की पावर पी क्यू। यही तो बनेंगे 2 की पावर n। n तो उस सेट का नंबर था जिसका हम सबसेट निकाल रहे हैं। यहां पर इसका n क्या है? p क्रॉस क्यू, सॉरी नॉट p क्रॉस क्यू, p इंटू क्यू, p इंटू क्यू।
और जितने ही टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे वही क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन A क्रॉस B इज PQ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट पूछते हैं। मैंने एनडीए के एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफ़ी देखा है कि ये आया है कि बताओ अगर A क्रॉस B एक सेट दिया गया है और उसके अंदर मान लो PQ एलिमेंट है या फिर कोई नंबर दे देते हैं वहाँ पर, तो बताओ कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। या फिर कभी कभी ऐसे भी देते हैं। क्लियर? तो जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, इसे नोट कर लो पहले, ठीक है? चलो नोट कर लिया, हटा दो। एक क्वेश्चन करा देता हूँ। क्लियर? इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करा देता हूँ जो एनडीए में आया है। मेंस में तो इतना नहीं दिखा इसका। जैसे एक एनडीए में एक क्वेश्चन आया था कि ए यहाँ पर एक सेट दे रखा था 1,2 और बी यहाँ पर एक सेट दे रखा था 3। तो आपसे पूछ रहा था कि कितने रिलेशंस बनेंगे। अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो इसमें कितने रिलेशन बनेंगे। तो रिलेशन कैसे निकालोगे, सबसे पहले इनका ए क्रॉस बी निकालोगे। रिलेशन बनेंगे आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है? मतलब अगर रिलेशन ए से बी तक का है तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा आपको। तो ए क्रॉस बी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो एन ए कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। एन बी कितना दे रखा है, वो भी 2 दे रखा है। तो एन ए क्रॉस बी कितना होगा, 2 × 2 4, 2 × 2 4। अब इसके सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट मीन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल दो। 2 की पावर 4, 16। तो 16 नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं फ्रॉम ए टू बी इन दोनों सेट से। इन दोनों सेट से 16 रिलेशन बन सकते हैं। कुछ इस तरीके से करना है। क्लियर? बन सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर एनडीए में देखे हैं मैंने। और ये तो डायरेक्ट पूछते हैं कभी कभी कि पी क्यू एन ए और एन बी पी क्यू हैं, तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी के, या फिर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे ए क्रॉस बी पे। तो ये क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं एक दो छोटी मोटी और बातों के। वैसे तो वो छोटी मोटी बातें ही हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है किसी भी रिलेशन की। क्लियर? उन्हें देख लेते हैं हम जल्दी से। क्लियर? सो हेडिंग डाल लो, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। हाँ क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डोमेन की। डोमेन देखिए जरा। सो अगर R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B, अगर R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B, क्लियर? सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी ये, जहां पर A रिलेटेड होगा B से और A को बिलोंग करेगा और B को बिलोंग करेगा। यही तो होगी रिलेशन। अगर ये है और रिलेशन की डेफिनेशन ये होगी, तो इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा? देखो डोमेन क्या होगा, डोमेन R। ठीक है? तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, डोम R, या फिर कभी कभी डायरेक्ट लिख देते हैं डोमेन और फिर उसके बाद रिलेशन R। क्लियर? कैसे भी लिख सकते हैं आप। डोमेन एक सेट होगा, क्लियर? डोमेन एक सेट होगा जिसके अंदर, क्लियर? तो इज अ सेट कंटेनिंग कंटेनिंग फर्स्ट एलिमेंट या मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन R।
तो रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे, तो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट भी होगा, सीधी सीधी बात है। तो उस पहले एलिमेंट का ही अगर आप सेट बनाएं तो वो आपका डोमेन होगा। मतलब अगर आप डोमेन को सेट बिल्डर में लिखें, थोड़ा और क्लियर करके लिखूं मैं, डोमेन ऑफ आर जनरली क्या होगा, एक सेट होगा जिसके अंदर ए एक एलिमेंट बिलोंग करेगा और ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर। तो ये इसकी डेफिनेशन है। क्लियर? ये डोमेन की डेफिनेशन है। सिर्फ फर्स्ट मेंबर, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर होगा। क्लियर हुई मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई शंका? चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी नहीं समझ में आती चीजें। हटा दो उसको, चलो। हाँ, एक एग्जांपल देखो। मान लीजिए रिलेशन आपको गिवन है 4,2, 6,3, 7,14, 9,18, 10,12 और रिलेशन जो था वो था ए से बी। क्लियर? सो आपको रिलेशन गिवन था, क्लियर? और मान लीजिए आपको सेट भी गिवन है, मान लो 1, 14। क्लियर? एक सेट है एक से लेके बी तक, और बी एक सेट है 2 से लेके 20 तक। ठीक है? तो मान लो आपको ए भी पता है, बी भी पता है, और आपको रिलेशन भी गिवन है। अब आपसे पूछ रहे हैं डोमेन निकालो, डोमेन बताओ आर की। तो डेफिनेशन के हिसाब से चलिए, डेफिनेशन क्या थी, अगर रिलेशन के अंदर कितने भी ऑर्डर पेयर हो तो उस ऑर्डर पेयर का, उन ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट कौन है? इसका 4 है, 6, 7, 9, 10। ये लो बन गया डोमेन। आसान है? आसान है? हो जाएगा? हो जाना चाहिए, आसान है। क्लियर? सिर्फ फर्स्ट मेंबर, क्लियर? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट रेंज। हटा देते हैं, चलो हटा देता हूं। सेकेंड डाल लो हेडिंग रेंज। अगेन अगर आप बात करें, आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, और आर आपका सेट ये होगा ए कॉमा बी, यहाँ पर ए है वो रिलेटेड है बी से, और ए जो है वो ए को बिलोंग करेगा, और जो बी है वो बी को बिलोंग करेगा। क्लियर? तब जो रेंज होगा या होगी, जो भी हो, क्या हो आप, वो होगी सेकेंड एलिमेंट या मेंबर ऑफ रिलेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, हो जाएगा ना, आसान है। चलो एक एग्जांपल देख लो यार, तुम भी ऐसी बात करते हो। लो एक एग्जांपल देख लो, 1,4, 2,4, 3,3, 3,9, 5,7। जरा रेंज निकालना है इसकी, रेंज बताओ, रेंज ऑफ आर बताओ जरा। तेज तो नहीं हो रहा? हाँ बताओ। हाँ बताओ। 1, 2, 1, 2, गुड। 4 मीन्स लास्ट वाला, सेकेंड मेंबर 4 सिर्फ एक बार लिखेंगे, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखते हैं, तो 4 लिख दिया। 3, 9, 7। तो ये आपकी रेंज है। क्लियर? मीन्स सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर जनरली आपकी क्या बनाता है, एक सेट अगर आप उसका बनाए तो रेंज बनाएगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, कोडोमेन। चलिए हटा दें। आसान है ये भी बहुत।
मान लीजिए R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B, R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B। तो ये जो लास्ट का जो सेट होगा ना, पूरा पूरा होल सेट, ये पूरा पूरा जो सेट होगा इसको ही हम कहते हैं कोडोमेन। इसको ही हम क्या कहते हैं? कोडोमेन। बस बस खत्म, इसी को आप कोडोमेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए R एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5 और B एक सेट है 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। और रिलेशन भी मान लीजिए आपको दे रखा है 1, 10, 2, 12, 4, 15, 16, ये है। तो आप इसके डोमेन निकाल सकते हो। डोमेन तो मैं बता चुका हूं, तो निकालो जरा डोमेन। तो डोमेन ऑफ R, पहला एलिमेंट मीन्स 1, 2, 4, 1, 2 का 4, 1, 2, 4। रेंज भी आप पता लगा दोगे। सेकेंड एलिमेंट मीन्स 10, ठीक है, 12, 16, 10, 12, 16। क्या आप कोडोमेन निकाल दोगे? क्या कोडोमेन निकाल दोगे? हैं? बिल्कुल निकाल देंगे भाई। ये पूरा सेट कोडोमेन हो जाएगा। मीन्स कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा? सेट बी। सेट बी मीन्स ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो समझ में आ गया ना, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है, ओफो मिटा दिया, चलो क्या था। अगर आप ध्यान से देखें, आपका बी सेट क्या था? मान लो बी सेट ये था 2, कहाँ से शुरू था? 7, 8, 9, 10 और उसके बाद ये 17 तक। क्लियर? मान लो एक बार के लिए मान लो कि सेट बी ये था और ये आपका ए डोमेन निकला, ये रेंज निकला, ये कोडोमेन निकला। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि रेंज के अंदर जो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे कोडोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। देखो 10 बी के अंदर है, 12 बी के अंदर है, 16 बी के अंदर है। मतलब ये कि जो रेंज होगी वो सबसेट होगी कोडोमेन, which is most important statement. क्लियर? इंपॉर्टेंट है। जो रेंज होगी वो कोडोमेन की क्या होगी? सबसेट। क्लियर? क्लियर? कोई परेशानी, कोई शंका? सो डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया, ये सब क्लियर हुई हमारी बातें। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस के बारे में। क्लियर? सो रिप्रेजेंटेशन of relations। क्लियर? सर रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें, मीन्स कैसे लिखें? तो वही दो तरीके हैं जो आप सेट को यूज करते हैं। एक है आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फॉर्म कह लो या मेथड कह लीजिए, रोस्टर मेथड। और एक है आपका सेट बिल्डर मेथड। क्लियर? सेट बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड में क्या फ़र्क है? देखो जरा ध्यान से। सेम वही फ़र्क है। अगर मान लो रिलेशन आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे 4, 2, 16, 4, तो ये क्या सी फॉर्म होगी? रोस्टर मेथड होगा। ये आपका रोस्टर फॉर्म होगा। क्लियर? मीन्स कुछ इस नंबर्स में लिखे हैं। लेकिन अगर वहीं आपको रिलेशन कुछ ऐसा दिखे कि यार एक रिलेशन है ए, बी, उसके अंदर सेट है और ए जो है वो इज अ स्क्वायर ऑफ बी है और ए जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है। अगर कुछ इस तरीके का रिलेशन आपको दिखे तो समझ जाओ वो सेट बिल्डर फॉर्म है। क्लियर? ये बहुत आसान है कि सेट बिल्डर को रोस्टर में बदलो, रोस्टर को सेट बिल्डर में बदलो। ये बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एरो डायग्राम। एरो डायग्राम थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसे देख लेते हैं। हटा दें, चलो।
एरो डायग्राम। एरो डायग्राम का मतलब देखो क्या है, अगर मान लीजिए आर एक रिलेशन है ए से बी, और मान लीजिए आपको ए एक सेट दे रखा है ये, और बी एक सेट दे रखा है ये, कुछ और ले लेते हैं 10 11 12, ठीक है। सो ए ये सेट दे रखा है, बी ये सेट दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, और रिलेशन भी आपको मान लो दे रखा है ये 1, 10 2, 10 4, 12 और 3, 11, मान लो ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है, सेट दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। आपसे कह रहे हैं कि इसका एरो डायग्राम बनाओ, तो एरो डायग्राम देखो कैसे बनाते हैं। आपको क्या काम करना है, दो बाउंडेड फिगर बनानी कुछ इस तरीके से, एक ए होगी तो एक बी होगी। ए के एलिमेंट्स को पॉइंट की तरह लिख दो ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे लिख दो। उसी तरीके से वहां पर कहानी करो ऐसी, ये 10 है, ये 11 है और ये 12 है। आपको कुछ नहीं करना, ये बहुत ही खिलौना वाली चीज़ है, आपको सिर्फ खेलना है इनके साथ। 1 किससे 1 और 10 का ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो 1 को 10 से जोड़ दो, लेकिन आपको एरो लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। अब सवाल ये आता है कि मैंने इस डायरेक्शन में एरो क्यों लगाया। भाई सवाल तो बनता है, पार्टी तो बनती है, सवाल भी बनता है। सवाल ये है कि हमने इस डायरेक्शन में एरो क्यों लगाया, ए से बी एरो क्यों लगाया। इसलिए लगाया क्योंकि रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ए से बी, तो एरो भी कहाँ से लगाओगे, ए से बी। इसलिए कह रहा था कि ए से बी है, बी से है, इसे याद रखना, क्योंकि एरो डायग्राम में भी तुम गलती करोगे फिर एरो लगाने से, एरो डायग्राम में भी तुम गलती करोगे एरो लगाने से, ठीक है। चलो नेक्स्ट बनाओ, 2 10 मीन्स ये, उसके बाद 4 14, सॉरी 4 12, उसके बाद 3 11। इस कदर इस तरीके से आपको एरो डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिलेशन। क्लियर हुआ एरो डायग्राम में कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, विच इज इनवर्स ऑफ रिलेशन। क्लियर, हटा दें, चलिए हटा दें। इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या है। अगेन मान लीजिए आपको ए और बी दो सेट दिए गए हैं जो नॉन एम्प्टी और फाइनाइट है। ए और बी आपको दो सेट दिए गए हैं जो नॉन एम्प्टी और फाइनाइट है। उसके बाद आपको रिलेशन दिया गया है ए से बी, ए से बी, जो आप जानते हैं कि इसके अंदर ऑर्डर पेयर होगा, जो ए रिलेटेड होगा बी से, ए को बिलोंग करेगा और बी बी को। ये आप जानते हैं, बता चुका हूं मैं 2-3 बार अभी। अब इसका इनवर्स ऑफ आर क्या होगा, इनवर्स ऑफ आर। तो इसका इनवर्स देखो क्या होगा, इसे रिप्रेजेंट करोगे आप इससे, आर माइनस इससे, क्या ये रिप्रेजेंट करेगा इनवर्स ऑफ आर। सो आर इनवर्स होगा आपका एक सेट, क्या इसको हटा देते हैं अभी। आर इनवर्स बी आपका क्या होगा, एक सेट मीन्स एक रिलेशन होगा, लेकिन वो रिलेशन कहां से कहां होगा, बी से ए होगा। याद रखना बी से ए होगा, ए से बी था, इसका उल्टा कर दिया, इनवर्स कर दिया, बी से ए। क्लियर, ए से बी, बी से ए। सो इसका मतलब अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या होगी, बी कॉमा ए। अब ऑर्डर पेयर भी बदल गए, ऑर्डर पेयर भी इनवर्स हो गए, बी कॉमा ए, जहां पर बी रिलेटेड होगा ए से और बी बिलोंग करेगा बी को और ए बिलोंग करेगा ए को। ऑर्डर पेयर चेंज हो गया।
क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हुई? ये आपका है इनवर्स, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल रिलेशन था। अब अगर ये चेंज हो रहा है, ए से बी, बी से ए, ये चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि इसके डोमेन अलग होंगे, इसके डोमेन अलग होंगे, इसकी रेंज अलग होगी, इसकी रेंज अलग होगी, और कोडोमेन में भी फर्क आएगा। अब देखो क्या आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अगर मैं इसे हटाना पड़ेगा, क्या हटाऊँ, क्या हटाऊँ, क्या हटाऊँ, ये हटा दो, चलो ये नहीं, चलो रहने दो, भी देखते हैं। हाँ देखो, चला, अगर मैं बात करूँ डोमेन ऑफ आर, अगर आप इस सेट के डोमेन देखें, सॉरी इस रिलेशन के डोमेन देखें, तो क्या होंगे? ये ए होगा, मीन्स ए वाले एलिमेंट, ए फर्स्ट मेंबर, यही तो होंगे। ये ए यहां पर आ रहा होगा, कहाँ आ रहा होगा? रेंज में आ रहा है। देखो देखो, इसके ये जो ए एलिमेंट होगा, ये वाला फर्स्ट मेंबर, इसके लिए क्या है? इस सेट के लिए डोमेन है, इस रिलेशन के लिए क्या है? डोमेन है। लेकिन इसके लिए वो क्या बन गया? रेंज। मतलब डोमेन ऑफ आर किसके इक्वल होगी? रेंज ऑफ आर इनवर्स, पहला रिलेशन। उसी तरीके से जो रेंज होगी आर की, वो क्या होगी? डोमेन होगी आर इनवर्स की। ये एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन, इन दोनों को बहुत याद रखना, बड़े काम आएंगे, कि आर की डोमेन रेंज बन जाएंगे अगर आप इन्वर्स करते हो, और रेंज क्या बन जाएगी? डोमेन। क्लियर? अब बात करते हैं कोडोमेन क्या होगा। कोडोमेन क्या होगा? हाँ बताओ जरा, कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन आर का और कोडोमेन आर इनवर्स का क्या इक्वल होंगे? क्या इक्वल होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसका डोमेन क्या है? बी, बी मीन सेट, और इसका डोमेन कोडोमेन क्या है? ए, और ए और बी इक्वल नहीं दे रखे, ये हमें पता है, ठीक है, हम देख के बता सकते हैं। अगर इक्वल होंगे तो हम इक्वल लिख देंगे, अगर इक्वल नहीं होंगे तो। क्लियर हुआ? इनवर्स ऑफ रिलेशन, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है कि डोमेन, रेंज, इनवर्स की क्या होती है और नॉर्मल के क्या रिलेशन होता है। क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगा, ठीक है, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रखूंगा, जरा देखना कितने लोग कर पाते हैं। लोगों की छोड़ो, कोशिश करना कि 1 मिनट में आंसर निकाल दें। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो अब तक पढ़ा है। एक क्वेश्चन बस, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन, आज सिर्फ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मान लो ए एक सेट है, अगेन वो नॉन एम्प्टी है और फाइनाइट भी है। ए एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है और फाइनाइट सेट भी है, ठीक है। आपने ए क्रॉस ए निकाला, आपने ए क्रॉस ए निकाला, निकला होगा कुछ, वो हमें कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। और आपको एक चीज भी गिवन है कि ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? पी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे फ्रॉम ए क्रॉस ए। कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे? जल्दी करो, जल्दी करो। अगर ए एक सेट है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पी दे रखे हैं और आप उसका ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं, तो ए क्रॉस ए के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स में कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे? जल्दी करो। हाँ, ऑप्शन बताओ जल्दी। ऑप्शन देख लो, चलो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है 2 की पावर p, इसका ऑप्शन है 2 की पावर p स्क्वायर, सी ऑप्शन है इसका 2 की पावर p क्यूब, और इसका डी ऑप्शन है 2 की पावर 2p, नहीं सॉरी p स्क्वायर माइनस का 1। हाँ जल्दी बताओ। हो गया?
अरे आसान था ना यार, मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, 2 की पावर पी क्यू। पी क्या था और क्यू क्या था, लेकिन यहां पर तो सिर्फ ए सेट है और ए क्या है, ए पी, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा पी, तो पी इंटू पी 2 की पावर पी स्क्वायर। क्लियर। सो चलिए ये मैंने आज आपको रिलेशन बताया, उसकी डेफिनेशन, इन्वर्स रिलेशन, डोमेन, को डोमेन वगैरह वगैरह। क्लियर है कि ये छोटा सा क्वेश्चन करवाया, आसान है, ये एनडीए का आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर एनडीए में आया है। क्लियर, क्लियर हुआ। सो ये आज मैंने आपको बताया, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे और किसी चीज़ के बारे में, जब तक ले गुड बाय।